ओम अरहं शूशरं घनहरणं पीडे मरणं सहज होमन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं गेहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परमाराध्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन कर ले प्लीज। बंधुओं और बहनों, आज हमारा विषय रखा है हमने मिलेट्स फूड। मिलेट्स फूड हो सकता है हम में से बहुत से भाई बहन पहली बार नाम सुन रहे होंगे कि मिलेट्स फूड क्या होता है, और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और मिलेट्स फूड हमें क्यों अपनाना चाहिए, ऐसा जानने में आया है कि 1960 सन 1960 से पहले हमारे देश में मिलेट्स फूड ही ज्यादा उपयोग में लिया जाता था, और 1960 के बाद हमारे देश में गेहूं का प्रचलन बढ़ा। तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा जिसमें मिलेट्स फूड्स को अपनाने के लिए कहा गया, और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सन 2023 मतलब वर्तमान जो साल चल रहा है, इस साल को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया। और दुनिया भर के देश मिलेट्स फूड्स को अपना रहे हैं। तो मिलेट्स फूड्स क्या है, क्यों अपनाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज आहार विशेषज्ञ नागपुर से जानी मानी आहार विशेषज्ञ जयश्री जी पेंडारकर हमारे साथ जुड़ी हुई है। जयश्री जी से हम पहले भी कई बार मिले हुए हैं। बहुत एक अच्छी आहार विशेषज्ञ, और इन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में, मिलेट्स फूड्स के बारे में किया है, किताब भी लिखी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ जुड़े हैं राजू भाई डांगे अमरावती से। मैं राजू सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जयश्री जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। ओम आराम। ओम आराम। ओम आराम। सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। वंदन। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से आज एक बेहतरीन टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं। और बेहतरीन प्रशिक्षक है आज की, जो सुप्रसिद्ध है अपने एरिया में, डाइट के एरिया में, जो हमारी जयश्री पेंडारकर नागपुर से है, जिन्होंने उनका मैं पहले तो हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के पहले उनका वेलकम 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 वेलकम। बिल्कुल आपके स्टाइल में, बिल्कुल वेलकम 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 वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उनका परिचय बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन मैं संक्षिप्त में रखूंगा कि डाइट कंसल्टेंट है जयश्री जी। सिम्स में उन्होंने 28 साल सेवा दी है एज ए डाइट कंसल्टेंट। एमएससी बायोकेमिस्ट्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायटिक्स किया है, बीएड भी है साथ में। और वर्क फॉर इरेडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण के निर्मूलन के लिए मेलघाट में 15 साल उन्होंने काम किया, 15 साल तक। तो बंधु और बहनों,
जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको कि मिलेट्स फूड क्या होता है और इसको क्यों ज्यादा से ज्यादा अभी अपनाया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने कहा सन 1960 से पहले, 1960 बोले तो करीब करीब 60 65 साल 62 साल पहले हमारे देश में मिलेट्स फूड ही ज्यादा उपयोग में आता था। 60 के बाद गेहूं का प्रचलन बढ़ा और मिलेट्स फूड धीरे धीरे इसका प्रचलन कम होते गया। और धीरे धीरे अभी हम मिलेट्स फूड क्या होते हैं, कई लोग तो मेरे ख्याल से जानते भी नहीं है कि मिलेट्स फूड क्या होता है। तो मिलेट्स फूड एक मोटा अनाज, जिसको हम मोटा अनाज के रूप में जानते हैं, इसमें कई प्रकार के अनाज आते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सावा, ये सब अनाज उसमें आ जाते हैं, जो बारीक होता है, दाना बारीक होता है और बहुत ही पौष्टिक माना गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस अनाज की खेती करने में पानी की कम जरूरत पड़ती है, पानी की कम जरूरत पड़ती है। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, देखिए कितने वो चिंतनशील व्यक्ति है कि जिस तरह से भूजल स्तर नीचे आ रहा है, हमारे पानी का स्तर नीचे जा रहा है, आगे चल के हमें प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ वर्षों बाद पानी के जैसे स्तर नीचे आ जाएगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस मिलेट्स फूड को बढ़ावा दिया जाए और एक कम पानी में आसानी से खेती होती है, पानी भी कम लगता है और इसमें मेहनत भी बहुत कम लगती है। इस फूड को ज्यादा से ज्यादा अभी प्रचार प्रसार हो रहा है और इस वर्ष को पूरे दुनिया में अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, इंटरनेशनल मिलेट फूड ईयर बोल के इसको मान्यता प्राप्त हुई है और पूरे देश दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B3 आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसको खेती करने में हमें कीटनाशक जो दवाएं छिड़कती है उनकी जरूरत नहीं होती है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है, दूसरे अनाज में हम कीटनाशक छिड़कते हैं तो उसके द्वारा हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आ जाते हैं। आज गेहूं को लीजिए और धान भी है, तो क्या धान में भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए धान की खेती के लिए। गेहूं की खेती करते हैं तो कीटनाशक छिड़कते हैं, तो उससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स वगैरह आते हैं। और कोरोना के बाद में लोगों ने ये समझा कि ये जो मिलेट फूड है, ये बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए बहुत काम कीजिए। तो इसीलिए इसे सुपर फूड के रूप में मान्यता प्रदान हुई। अभी कोरोना के बाद लोगों ने इसकी महत्व को समझा है और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए अभी प्रचार प्रसार का काम चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर में जयश्री जी हमारे साथ जुड़ेगी, राजू डांगे सर उनके घर पे गए हैं, जब तक वो जुड़े तब तक हम आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहे हैं। आप भी इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप बता सकते हो मिलेट फूड के बारे में। और अब आप लोगों में से कोई अगर इसको अपनाया है आपने, तो आपको क्या रिजल्ट मिला ये बताइए। संगीता जी झंवर हैंड राइज कर रही है। संगीता जी, मैं आपको, बोलिए। जय श्री कृष्ण सर, मैंने मिलेट्स यूज करना चालू कर दिया सर, जब से मालूम पड़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, इसमें आप कौन सा, इसमें 7-8 तरह के जो खान बताए गए, ज्वार, बाजरा, रागी। मैं बाजरी, जवारी और रागी और एक जो मिलेट्स आते हैं जो बग्गर टाइप रहता है सर, जो एकादशी और के दिन खाते हैं, वैसा भी कुछ एक मिलेट्स आता है, वो भी 9 प्रकार के होते हैं। उसमें से एक मिलेट्स, उसके भी हम दोशे बना के खाते हैं, खिचड़ी बना के खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है सर। जैसे अपन खिचड़ी बनाते हैं ना सर, इसकी भी खिचड़ी बनती है सर। जी, नमक घी डाल के और खड्डी डाल के बनाया, बहुत टेस्टी होता है सर। इसकी रोटियां भी बनती है, बहुत टेस्टी होते हैं, हम सब खाते हैं सर ये। अच्छा, तो आपने इसे ऑलरेडी अपनाया है, तो इसका आपको फायदा हो रहा है। यस सर। और किसी को कुछ कहना हो? बीबा जी कुछ कहना चाहती है, बीबा जी को मैं बोलिए। जय जिनेंद्र सर को। मैं भी काफी 4-5 साल से मिलेट्स फूड में मैं जो कोदरी करके आती है ना, वो चावल की जगह मैं वो खाती हूँ।
तो अच्छा उसमें शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ता है, बहुत अच्छी रहती है। उसके काफी चीजें बन सकती है, आप चावल की जगह उसको पूरा यूज कर सकते हो। और ज्वारी भी पूरा यूज करती हूँ हमेशा, ज्वारी और कोदरी 2 चीज तो मैं ज्यादा यूज करती हूँ। जी। मोटा रवे से थोड़ी मोटी रहती है ये कोदरी, पर चावल के जैसे ही बनाना है उसको, चावल के जितने प्रकार बनाओ उतने प्रकार उसके बना सकते हो। जी। तो अभी और भी भाई बहन हमारे साथ काफी जुड़े हैं, कुछ नए भाई बहन भी जुड़े हुए हैं, मैं सबका एक एक करके ले रहा हूँ। तो ये तो हम जानते हैं कि देखिए गेहूं का प्रचलन हमारे देश में पहले नहीं था। 1960 के बाद में गेहूं का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है, तब से दूसरे आहार हमारे कम हो गए हैं। पहले चावल हम पहले से खाते आ रहे हैं, चावल का प्रचलन हमारे देश में नया नहीं है, लेकिन गेहूं हमारे लिए नया है। और गेहूं में ग्लूटोन की मात्रा ज्यादा होने से ये हमारे लिए हानिकारक भी है। हम जानते भी है भी हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी गेहूं की रोटी का प्रचलन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसको हमें कम करना है और मिलेट्स को अपनाना है। मिलेट्स को अपनाना है तो बाजरा बहुत ही अच्छा, जैसा कि मैंने बताया, इसको खेती करने में मेहनत भी कम लगती है, पानी भी कम लगता है और आसानी से खेती होती है। तो राजस्थान, पंजाब साइड, हरियाणा साइड तो इसकी खेती बहुत ज्यादा ही होती है। और उस साइड में बाजरे की रोटी हम लोग पहले खाते भी थे बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे अभी वो भी कम होती जा रही है। अनम्यूट करो अपना। हाँ, यस। जय जिनेंद्र। जय सभी से जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। मैं भी अभी ये चीज थोड़ा अपने डाइट में लाई हूँ। बाजरा तो हम लोग खाते ही थे, वो सर्दियों में ज्यादा खाते थे, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में खाते हैं तो डाइजेस्ट थोड़ा कम होता है, उस वजह से नहीं खाती हूँ। लेकिन अभी जौ का मैंने सेवन चालू किया है, तब से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा कभी कभी कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, और ये फैट, इसी कारण शायद फैट भी बढ़ता है। तो मैं ये जौ का भी, ये ओट्स जिसको बोलते हैं, जी। ओट्स मैंने अपने डाइट में लिया है। तो करीब एक बार भी मैं अगर लेती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, और हाँ, सुबह सुबह कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। सीमा, आप तो बंगाल बंगाल में रहती हो, बंगाल में चावल का प्रचलन ज्यादा है। तो चावल खाने की आदत, बंगाल, असम, बंगाल में रहने वाले चावल ज्यादा खाते हैं, तो उधर गेहूं का प्रचलन भी कम है। तो वहाँ बाजरा, ये मिलेट फूड वगैरह उस साइड अवेलेबल हो जाता है क्या आपके? हाँ, अब तो सब कुछ ही मिलता है सब ऑनलाइन, तो मिलता है, सब कुछ चलिए। अवेलेबल है अभी। अभी तो ऑनलाइन में सब कुछ मिलता है। बढ़िया। कोमल जी शिपानी ने अपने और आप को unmute किया। ऐसे भी हम लोग के आसपास कलकत्ता है, तो कलकत्ता से भी अवेलेबल है सब कुछ। बहुत बढ़िया। एक्चुअली भाई साहब, ये एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ये चीज अपने भले कम क्वांटिटी में अगर खाएं तो भी पेट बहुत देर भरा हुआ रहता है, क्योंकि हम्म। डाइजेस्ट होने में इसको टाइम बहुत लगता है। तब तक हम्म। एकदम भूख भी नहीं लगती, फुल रहता है। अगर एक रोटी या 2 रोटी भी खा लिए तो एकदम बहुत देर तक अपने फुल रहते हैं, तो दूसरी चीज अरुणा जी, खाने की अरुणा, क्रेविंग अरुण, नहीं होती है। बोलिए हाँ बोलिए, जी। आप बोलिए। जय हाँ जी, जिनेंद्र। ऐसा है कि ये जो मिलेट्स का यूज है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डायबिटीज में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो हम गेहूं खाते हैं उसमें 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और मुश्किल से 1.5 ग्राम फाइबर होता है। जी। मिलेट्स में 70-75 ग्राम कार्ब्स तो हैं, पर जो फाइबर्स हैं वो 11-12% है, वेरी करते हैं 6% से 12% अलग अलग मिलेट्स में। और जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फाइबर ज्यादा होता है तो जो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट जब शुगर में कन्वर्ट होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम मिलेट्स खाते हैं तो उसमें फाइबर ज्यादा है, तो उससे जो ब्लड शुगर बढ़ेगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी। ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी तो इसलिए शरीर में इंसुलिन धीरे धीरे बढ़ता है, और उसके कारण जो भी मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, उन सब के चांसेस कम होते हैं। जो दूसरा कारण आपने एक बताया था कि रोग प्रतिकारक शक्ति का, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि यदि हम मिलेट्स को रोटी बना के या ये क्या कहते हैं इडली या थाली पीठ ये बना के खाएंगे तो उसका रोग प्रतिकारक शक्ति में इतना फायदा नहीं होता। जी। खादरवली जी ने जैसा बताया है कि मिलेट्स का पॉरेज बनाना चाहिए, जी। मिलेट्स की अंबली बनानी चाहिए। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि मिलेट्स को धो के करीब 8 से 10 घंटे भिगोते हैं, उसके बाद उसे अच्छी तरह से पकाते हैं, कुकर में नहीं,
जी। और उसमें कुछ भी नमक वगैरह नहीं डालना है। उसे हो सके तो मिट्टी की हांडी में पकाएं और करीब आधा पौन घंटा पकाने के बाद उसको चूल्हे से नीचे उतार के या गैस से नीचे उतार कर रख दें और 8 घंटे तक एक कपड़े से ढक कर रखें। तो उससे क्या होता है कि 8 घंटे में जैसे दही जमती है तो दही के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उसी प्रकार से मिलेट्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं। जब मिलेट्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही मददगारक होते हैं और ये हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं। यही बैक्टीरिया प्रीबायोटिक का काम करते हैं और जब वो पेट से छोटी अतड़ियों में और छोटी अतड़ियों से बड़ी अतड़ियों में जाते हैं तब उसके कारण बहुत सारे प्रोबायोटिक बनते हैं और वो जो प्रोबायोटिक बनते हैं वो हमारे शरीर ब्लड में एब्जॉर्ब होके पूरे शरीर में घूमते हैं और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को स्टिमुलेट करते हैं। बहुत तो सुंदर इसलिए जानकारी, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं इसलिए सबको ये एनकरेज करूंगा कि मिलेट्स यदि हमें खाने हैं तो उसको अम्बिल के फॉर्म में ही खाना चाहिए। और उसको जो बनाने का तरीका है वो मैं फिर से बताता हूँ कि पहले उसे अच्छी तरह से धो लें, 8 से 10 घंटे भिगो दें, फिर उसको आधा पौन घंटा कुक करें मोटे बर्तन में या मिट्टी की हांडी में, फिर उसको उतार दें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें और अभी गर्मी का समय है तो अंदाजन 6 से 8 घंटे के बाद खाएं। जब हम उसे पकाते हैं तो उस समय ये नमक या कोई भी मसाला नहीं डालना, पर एक बार जब वो 6-8 घंटे पक के ठंडा हो गया है, वो लगभग जम जाता है, तब हम उसमें नमक भी डाल सकते हैं, मसाला भी डाल सकते हैं। यदि हमें किसी प्रकार का छौंक लगाना है, फोड़नी करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं, पर शुरू में नहीं करना है, क्योंकि यदि शुरू में हम नमक डाल देंगे पकाते समय तो उससे सारे बैक्टीरिया ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे और यदि बैक्टीरिया ठीक से डेवलपमेंट नहीं होंगे तो हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा। मैं हेलो? करीब हाँ, जय श्री सर, एक मैडम बात आ गई पूछना हैं था तो सर। हाँ, गुड म्यूट हाँ, हो जाता नमस्ते। हूँ। कैन आई टॉक नाउ? यस 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 यस, हमारा Okay, चर्चा सत्र चल रहा है। हाँ, अच्छा। सर आप देखिए, अरुणा के नाम से ज्वाइन हुए, आपका नाम? मैं डॉक्टर अशोक बीरबल जैन। अशोक जी, आपका नाम यहाँ अरुणा लिखा हुआ है इसलिए। हाँ, क्या है कि मेरा फोन मैडम यूज कर रही है और मैडम का फोन मैं यूज कर रहा हूँ। अब जयश्री मैडम आ गई हैं तो मैं अपने आप को म्यूट करता हूँ, अपन जयश्री मैडम को सर, एक सुनेंगे। बात पूछना था आपसे। आपने बोला कि ठंडा होने के बाद खाए, जबकि आप बोलते हैं फ्रेश खाना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए, तो ये कहाँ सेट होता है? मैडम देखिए, अंतर ऐसा है कि फ्रेश खाने में बैक्टीरिया नहीं होते। दही हम कभी फ्रेश नहीं खाते। दूध को दही जमने के यानी 6 घंटे या 8 घंटे जितने लगते हैं उसके बाद ही हम खाते हैं। हमें बैक्टीरिया से जो ये मिलते हैं, क्या कहते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उस बेनिफिट्स के लिए हम फ्रेश ही खा रहे हैं, पर 6 घंटे के बाद फ्रेश खा रहे हैं जब वो मिलेट्स अच्छी तरह से उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी, बहुत ओके सुंदर सर, जानकारी। थैंक डॉक्टर यू साहब, सर। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे बहन जी ने बताया इसकी खिचड़ी बना के खाते हैं, तो खिचड़ी किस तरह से इसकी बन सकती है? नहीं, इसकी खिचड़ी जैसे कि अपन, ऐसा है कि एक बार उसको आपने धो लिया, आधा घंटा पानी में भिगो लिया, जैसे अपन साधारण खिचड़ी बनाते हैं उसकी जगह पर हमारे पास, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने मिलेट्स का बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ, मैं मिलेट्स बुलाकर रखता हूँ अमेजोन से, और जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं हम उनको एनकरेज करते हैं कि भाई आप मिलेट्स ले जाओ यहाँ से, क्योंकि आप बोलो पेशेंट को कि भैया तुम बाद में खरीद लेना तो कोई खरीदता नहीं, हम उनको उसी समय बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दे बढ़िया। देते हैं। अभी हमारे जयश्री मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो जयश्री मैडम डांगे सर, एक बार डॉक्टर जी का भी लेना है सेशन हमें। जी जरूर 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 लेंगे कभी भी। जी नमस्ते। असुविधा हुई और मेरे कारण देर हुई है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन ये मशीन ऐसा ही है ना, मोबाइल मशीन कब दगा देगा कोई भरोसा नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही फरमाया। कोई नहीं बात मैम, हमें दूसरी जानकारियां भी मिली है। नहीं तो हम ये जो मिलेट्स है इसको मराठी में भरड़ धान्य भी बोलते हैं और
जितने भी ये है यस, जो मतलब गेहूं, चावल, बार्ली और मक्का, सॉरी, तो ये जो जितने भी अनाज के प्रकार है ना, उसमें से केवल गेहूं, चावल, मक्का और बार्ली, ये छोड़ के जो भी है वो सभी को मिलेट्स कहते हैं। तो ये मिलेट्स यानी ये छोटा अनाज है, गोल गोल ऐसे, और इसके कई प्रकार हैं। और ऐसा कहते हैं कि अश्मयुगीन काल से ये हमारे आहार में प्रचलित था। ऐसा भी कहते हैं कि मोहनजोदारो और उधर उसके उत्खनन में भी इसका जो राड़ा करके है एक मिलेट, उसका उसे मिला था उत्खनन में। मतलब ये बहुत पहले से है, लेकिन अब इसकी जरूरत क्यों हुई है, एकदम से मिलेट के बारे में क्यों हम बात करने लगे हैं? असल में ये पहले अफ्रीका, कोरिया, नाइजीरिया, इसमें और भारत में भी इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन उसके बाद ये चावल शुरू हो गया, चाइना में भी था और चावल शुरू हो गया, और उसी का महत्व लोग जानने लगे। असल में क्या है कि गेहूं और चावल, और समझ लीजिए मक्का भी, ये ही हमारे ऊर्जा का स्रोत है। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, उसमें सबसे मेजर पोर्शन क्या रहता है? अनाज का। तो मिलेट्स के अनाज का ही प्रकार है, और सीरियल का ही प्रकार है। और एक मतलब डाइकॉट कहते हैं और मोनोकॉट कहते हैं। इसको एक ही दाना रहता है ना, दालों में कैसे दो दाने रहते हैं, तो इसमें एक ही दाना रहता है। तो ये सारे हमें हमारा ऊर्जा स्रोत है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो मुख्यत्वे ये हमारा मेजर पोर्शन रहता है, अनाज, उसी से प्राप्त होती है। और ये ऐसा पाया गया है, पहले तो ये हमने सोचना चाहिए कि ये मिलेट्स के बारे में हमारे देश ने ही संयुक्त राष्ट्र को बताया कि अभी पूरे विश्व भर में पानी की कमी है, जमीन की कमी है, और कोई दूसरा स्रोत, दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढने की बहुत आवश्यकता है। तो ये हम लोगों ने जब बताया 1-1.5 साल पहले कि ये अभी रिक्वायरमेंट है मानव जाति के लिए, कि मानव जाति कैसे सरवाइव होगी यदि गेहूं और चावल इसका उत्पादन अभी कम हो रहा है, क्योंकि इसके लिए जमीन तो कम है और पानी भी बहुत लगता है ना, चावल के लिए पानी भी बहुत लगता है। तो ये कैसा करेंगे? तो इसके लिए ये अल्टरनेटिव ढूंढा है हमारी सरकार ने, और हमने ही पूरे विश्व को बताया कि अभी ये हम 2023 को एक मिलेट वर्ष करके घोषित करेंगे। तो अपने आप लोगों को इसके विषय में जानकारी होगी, प्रचार होगा, उसके विषय में बातचीत होगी, और उसके विषय में हम रेसिपीज भी ढूंढने लगेंगे। तो ये मूल है कि जरूरत है अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, कि वी नीड टू हैव एन अल्टरनेटिव फॉर व्हीट एंड राइस। नंबर 1 व्हीट में ग्लूटेन है ना, तो वो ग्लूटेन आजकल जरा उसका प्रमाण बढ़ रहा है, और वो ग्लूटेन फ्री होने के लिए भी मिलेट्स का अल्टरनेटिव बहुत जरूरी है। लॉट ऑफ पीपल हैव एलर्जी टुवर्ड्स ग्लूटेन जो गेहूं में है। और दूसरा ये मिलेट्स जो है एक 9-10 प्रकार के हैं, कोदो, कुटकी, सावा, राणा, भादली, जवार, बाजरी, रागी मतलब नाचनी, ऐसे 10-11 प्रकार हैं। और महाराष्ट्र में तो इसको कुछ उगाया जाता है, नाचनी को काफी जगह उगाया जाता है, लेकिन उसका जितना होना चाहिए उतना प्रचार नहीं हो रहा है। वी आर ईटिंग लॉट मेनी थिंग्स मेड आउट ऑफ मैदा, गेहूं, और दे आर वेरी हार्मफुल टू द हेल्थ, इट हैज बीन फाउंड आउट। तो ये जो है कोदो, कुटकी, सावा, ये जो है इसका दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा ये है
कि एक तो ये साल भर में आप इसके 2-3 बार इसको उगा सकते हैं। ये मतलब जो खेती बाड़ी करने वालों के लिए, किसानों के लिए बहुत बहुत लाभदायी है, क्योंकि इसमें कम पानी लगता है। और जिस जमीन में पानी नहीं है ऐसी जमीन में ये उगता है, और साल भर में 2-3 बार इसको वो निकाल सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, इसके बीच में जैसे वो लगाते हैं उगाते हैं, तो इसके बीच में कोई सब्जियां लगा सकते हैं, कोई अन्य चीज लगती है, अन्य चीज उगा सकते हैं, उसका भी लाभ किसानों को प्राप्त होता है। मतलब इसी से यदि नहीं मिलता है जितना उत्पन्न होना चाहिए, तो ये उसके जो बीच में दूसरी चीजें भी उगा सकते हैं साल भर में 2-3 बार, तो उसका उन्हें फायदा होता है। दूसरा ऐसे है कि इसका जो ये जो सभी कोदो, कुटकी, सावा और ये है ना, इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, इससे ऐसा पाया गया है कि ये मतलब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, शुगर के लिए भी अच्छा है, मतलब उससे भी शुगर कंट्रोल होना अच्छा होता है। और इसमें मतलब कैलोरीज तो, ऊर्जा तो प्राप्त होती ही है, परंतु इसमें सभी जीवन सत्व, क्षार, ये सब कुछ है, जिससे भी फायदा होता है। क्योंकि जैसे अभी जो हम गेहूं, चावल, विशेष रूप से चावल को तो बहुत बार पॉलिश किया जाता है, और पॉलिश करने के उपरांत उसमें जीवन सत्व सब निकल जाते हैं, और उसमें फिर एम्प्टी कैलोरीज रहती है। वैसे ही जब मैदा बनाते हैं तो सारे विटामिन निकल जाते हैं और एम्प्टी कैलोरी रहती है। और ऑल द फास्ट फूड एट प्रेजेंट एज इज मेड अप ऑफ मैदा। और राइस का भी कई लोग पानी फेंक देते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉट ओनली द कैलोरीज, नॉट ओनली ऊर्जा का स्रोत, बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स मेनली। और वो विटामिन एंड मिनरल्स नहीं होने के कारण ही गेहूं नहीं पचता है, चावल नहीं पचता है, और वो फिर चावल शुगर बढ़ाने के लिए उसी के कारण शुगर बढ़ने का डर है। तो ये जो है कोदो, कुटकी, सावा, तो ये जब हमने इसका, हमारी सरकार ने इसके विषय में बातचीत की, तो 74 countries came forward and they have accepted our this thing कि हाँ, we will popularize millets, which is the requirement of our whole world, not only India. So it has so many benefits. Why not use it? अब हम वरई तो जानते हैं, जैसे भगर वगैरह, भगर भी एक यही प्रकार है। तो होता क्या है कि इससे हमें पोषण तो मिलता है, किसानों को लाभ है, फिर इससे जो जानवर होते हैं उनके लिए भी ये, जब ये निकलता है, वो 2 फुट के निकलने के बाद जो उसका वो बचता है, वो जानवरों के लिए बहुत लाभदायी है। उसमें अच्छा सेल्यूलोज है। और फिर जहाँ ये उगाते हैं ना, वहाँ भरपूर हमारे पक्षी भी वहाँ रहते हैं, आते हैं। तो ये निसर्ग में भी एक संतुलन कायम रखने के लिए बहुत लाभदायी है। अब ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में या नगर और उधर अभी भी उगाते हैं, लेकिन इसका प्रमाण बहुत कम है, क्योंकि जैसे डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, तो जब तक हम लोग डिमांड नहीं करेंगे, जनता डिमांड नहीं करेगी, समाज इसको सही तरीके से खाने में नहीं लाएंगे, तो ये उगा के क्या करेंगे? तो इट हैज टू बी बोथ वेज, डिमांड एंड सप्लाई। व्हेन वी डिमांड, देन देयर विल बी ए सप्लाई डेफिनेटली। फिर इम्पोर्टेंट सबसे क्या है कि ये कोदो, कुटकी, सावा के ऊपर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, विदाउट दैट ओनली दे ग्रो। तो ये विषम मुक्त है, उसमें कोई और खाद भी डालने की जरूरत नहीं है, कोई मैन्यूअर की जरूरत नहीं है जमीन में, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी ये जहाँ उगाते हैं ना, उस जमीन का नाइट्रोजन का प्रमाण बढ़ता है।
which is very very beneficial for the plants, for ये millets. तो नाइट्रोजन का प्रमाण भी जमीन में बढ़ता है, तो नेचुरली वो जमीन और उपजाऊ होती है। तो सभी तरीके से मिलेट्स हमारे लिए आरोग्य कवच है, आरोग्य सुरक्षा है, पर्यावरण सुरक्षा है, पर्यावरण का समतोल रहता है, और किसानों की सुरक्षा है, पोषण सुरक्षा है। ऐसे सभी तरीके से ये परिपूर्ण है, और इसका उपयोग करने के लिए हमें थोड़ा कष्ट लेने पड़ेंगे, बिकॉज हमारी जो टेस्ट डेवलप हुई है कई सालों से, तो आवर बॉडी और हमारी जो जिह्वा है, शायद वो जिह्वा गेहूं चावल के लिए तैयार है कई सालों से, कई पीढ़ियों से। अब इसके लिए हमारे जिह्वा को तैयार करना बहुत आवश्यक है, और एक्सपेशली अभी जैसे जो बच्चे हैं, तो यू हैव टू डेवलप द टेस्ट फॉर दैट, और उसके लिए हमें अलग अलग उसके रेसिपीज करनी चाहिए। रेसिपीज सब हो सकती है, जहाँ जहाँ हम चावल इस्तेमाल करते हैं वहाँ वहाँ हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे इसकी सब इडली, डोसा और क्या नहीं, सब उपमा विपमा सब कुछ हम बना सकते हैं, और चावल के जैसा भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसके ज्वार बाजरा ये तो हम जानते ही हैं, इसमें भरपूर पोषण है। केवल बाजरा जो है वो विंटर में इस्तेमाल किया जाता है, सर्दियों में, लेकिन ज्वार तो हम साल भर खाते हैं। और ज्वार और ये लेने से इसमें से रेशा तंतुमय पदार्थ तो प्राप्त होते ही है, और सही मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है। अब जैसा मैदा चावल खाने से क्या होता है कि तुरंत शुगर बढ़ जाती है, लेकिन ये कोदो कुटकी और ये जो बाकी मिलेट्स है ना, इसके सेवन करने से शुगर एकदम नहीं बढ़ती, शरीर में उसका सही विनियोग होने लगता है। तो इट इज अ रिच सोर्स ऑफ ऑल। इसमें प्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन्स भी 12-15 इसमें है, फाइबर रफेज है, 12 to 15% प्रोटीन्स है, थोड़े से अच्छे प्रकार के फैट्स हैं। इसमें जो फैट्स हैं दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल, दे हैव इसेंशियल फैटी एसिड। इसके प्रोटीन्स, इसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं, और इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, सब कुछ है। अब यही इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो 2-4 तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अम्बिल बनाते हैं, जवारी की अम्बिल वगैरह तो सब जानते हैं, वैसे ही अम्बिल बाकी मिलेट्स की भी बन सकती है। तो हमारे विदर्भ में, वराड़ एरिया में बहुत सालों से ये अम्बिल लेके ही हमारा किसान सुबह काम पे जाता है। तो ये जवारी को रात भर पानी में भिगाते हैं या छाछ में भिगाते हैं, और दूसरे दिन जब उसमें थोड़ा फर्मेंटेशन होता है, उसमें थोड़ा पानी और नमक डाल के और थोड़ा गर्म करके वो पीने से पूरे दिन भर में वो स्वस्थ रह सकता है, और उसका पेट काफी संतुलित समाधान पेट को मिलता है। तो इस ढंग से दूसरी भी चीज का अम्बिल हम बना सकते हैं। मतलब अम्बिल यही है कि यू हैव टू सोक इट ओवरनाइट इन वाटर एंड देन ऐड लिटिल बटर मिल्क, और फिर वो पीना है। इट इज वेरी गुड, एक्सपेशली इन समर्स ऑल्सो। ऐसे ही जो वरई वगैरह है, इसके हम डोसे बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, लेकिन इसका सबसे जरूरी तो ये है कि इसके पहले हम कॉम्पिटिशन रखने चाहिए डिफरेंट रेसिपीज के, तभी ये पॉपुलराइज होगा ना। व्हेन वी टेस्ट इट देन वी विल कम टू नो। तो इसको अलग अलग ढंग से कैसे बनाया जाए। अब ये जो है हम हमारे इधर महाराष्ट्र में उधर थालीपीठ बनाया जाता है। थालीपीठ यानी सभी दालें, सभी अनाज, इनको भून के उसका आटा बना के रख देते हैं, उसका पीस के रख देते हैं, और इट इज ए सॉर्ट ऑफ इंस्टेंट फूड। जब कुछ बनाना है तुरंत उसमें थोड़ा सा प्याज, हरा धनिया, मिर्ची डाल के तवे पे थापते हैं तेल के ऊपर। अब इसमें यू कैन पुट ऑल दी मिलेट्स, इट टेस्ट वेरी वेल। वी नॉर्मली पुट रागी वगैरह तो हम डालते ही है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस इज, इसको हम भाजनी बोलते हैं मराठी में, एंड इट इज अ वेरी गुड हाई प्रोटीन फूड। इट इज
अ कंप्लीट फूड यू कैन से। तो ये भाजनी जो है इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज जवार ओनली, जवार सबसे ज्यादा रहता है, और फिर बाकी इफ 1 kg of jawar is there then 100-150 grams of other all cereals and pulses, everything. So it is a very good source of proteins and nutrients and everything. ये हम बना सकते हैं, इसका उपमा बना सकते हैं, इसको इडली डोसे बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार का इसको सिर्फ we are used to very bright and white color, so the color will not be same, the color we have to compromise, but सबसे जरूरी ये है कि how to popularize it। तो जो भी महिलाएं हैं, या ऐसा कुछ करना चाहिए शुरू में कि जब हम टिफिन भी देते हैं बच्चों को, तो या तो हफ्ते में 2 बार बनाओ, धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। देन स्कूल्स आल्सो शुड पॉपुलराइज दिस। और ये जरूरी है कि विश्व के ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज अ रिक्वायरमेंट। यदि हम आगे चल के हमारी जो पीढ़ियां उनको सही ढंग से आरोग्य प्राप्ति हो, आयुष्य प्राप्ति हो, तो उसके लिए इसकी उपज मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है। कई मतलब ये पता लगा है कि पूरे इसमें अभी पानी की भी कम हो रही है, जमीन की कम हो रही है, और मनुष्य का नंबर तो बढ़ रहा है। तो हाउ विल वी कोप अप विद द प्रेजेंट स्टेटस? तो इतना विचार किया है हमारे सरकार ने। मैं तो कमाल समझती हूँ कि कोई फील्ड ऐसा छोड़ा नहीं है हमारी सरकार ने कि जिसका उन्होंने उसके विषय में विचार नहीं किया और उसके विषय में उन्होंने कुछ एक्शन नहीं। तो नाउ दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। से भरड़ धान्य भी कहते हैं, विषमुक्त धान्य है ये धान्य है, अनाज है। दालें अलग है, ये अनाज का ही प्रकार है, और अनाज इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी टू ह्यूमन बीइंग। सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं से मिलती। अब इसका कैसे प्रयोग करें, कैसा उपयोग करें, ये सब महिलाओं के ऊपर मैं छोड़ती हूँ। दे शुड पॉपुलराइज इट, मोर एंड मोर नंबर ऑफ रेसिपीज दे शुड कम आउट ऑफ इट। और ये पहले भी अभी भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसका उपयोग होता है। मेड़घाट में भी कोदो, कुटकी, सावा ये हमने देखा है, परंतु उसका हमारे जो न्यूट्रिशन की किताबें हैं उसमें उसका जिक्र पहले नहीं था, तो शायद इसीलिए वो पॉपुलराइज नहीं हो पाए। और इसी के साथ साथ गांव में रान भाजी भी निकलती है, जो गांव की भाजियां हैं, हरी सब्जी है, वो भी इसके साथ साथ उगाते हैं, बीच में कई चीजें उगाते हैं, तो उससे भी उनको बहुत लाभ होता है। और वही जमीन वो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, अभी विशेष रूप से अभी ये गर्मी के दिनों में इसका मतलब कहाँ तो ऐसा बताया गया कि कोई जो है 1-2 मिलेट वो केवल जो दव बिंदु रहते हैं ना सुबह घास के ऊपर या पेड़ों के, उससे भी वो उतना पानी भी उनके लिए काफी है। कोई 1-2 है मिलेट्स ऐसे, तो देयर रिक्वायरमेंट इज सो लिमिटेड, व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ इट, एंड इट इज फॉर द बेटरमेंट, इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीथिंग। Only thing we have to develop the taste. Our tongue is acclimatized and accustomed to only wheat, मैदा, rice. जवार बाजरा भी बहुत कम खाते हैं, तो जवार भी खाना चाहिए। अब ये जवार भी है, उसको भी हम अलग अलग रूप से खा सकते हैं कि जो हम उसकी भाकरी बनाते हैं, मोटी रोटी जो बनाते हैं, थाप के बनाते हैं। ये बेलते नहीं है ना, इनको बेलते नहीं है, इसमें ग्लूटेन नहीं है, तो चिकनाई नहीं रहती है, तो अच्छी बात है, तो थापते हैं। तो उसी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जब जैसे जवार है, तो जवार को क्या करते हैं कि जैसे 4 किलो जवार में एक आधा किलो हम काली उड़द की दाल डालेंगे, ब्लैक उड़द दाल, और फिर पिसवाएंगे, तो वो भी एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी होता है, और उसी की भाकरी बनाई जाती है। तो इस ढंग से लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस वी हैव टू ट्राई आउट, एंड डेफिनेटली दे टेस्ट गुड।
क्योंकि कई सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब चावल और गेहूं को ही महत्व देने लगे, मुझे तो लगता है कि ये मैदे के कारण गेहूं का ये हो गया ज्यादा, और वही ज्यादा पॉपुलर होता है। अब इसके भी हम अलग अलग प्रकार यदि करते हैं, इसको रिफाइंड नहीं होता है, प्रोसेस नहीं होता है, जैसे का वैसा ही हम इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज द मेन कॉज। कहीं मशीन को धक्का नहीं लगता है, या मशीन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वी हैव टू रियली थिंक ऑफ इट कि अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष क्यों बताया गया है। ये इसीलिए कि ये ही अल्टरनेटिव है आगे चल के मानव जाति के लिए, जबकि चावल और गेहूं कम होने वाले, और मक्का भी, कई जगह मक्का इस्तेमाल होता है। असल में मक्का में कोई बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है जैसा गेहूं चावल में है, लेकिन गेहूं चावल का न्यूट्रिशन पॉलिशिंग में सब निकाल फेंकते हैं। तो वी आर, दैट इज वाई ये क्यों बढ़ रहा है डायबिटीज और बाकी जो बीमारियां क्यों बढ़ रही है, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग द फूड विच इज वेरी हाईली पॉलिश्ड, जिसके ऊपर भरपूर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचना है कि इसका हम पॉपुलराइज करें। केवल मतलब मैं समझती हूँ कि मैंने तो इसके ऊपर काफी भाषण दिए हैं, लेकिन केवल भाषणबाजी से नहीं होगा। हाउ वी विल पॉपुलराइज इट? तो ऑल द लेडीज शुड कम फॉरवर्ड, उसके रेसिपीज के कॉम्पिटिशन्स रखो, उसको पॉपुलराइज करो, बताओ, लोगों को खिलाओ। हाँ, और स्पेशली अभी छुट्टियों के दिनों में हम घरों में बच्चों को भी सिखा सकते हैं ये कैसा बनाएंगे, कैसा खाएंगे, कैसे इसमें स्वाद लाएंगे। तो ये आज बहुत जरूरी बात है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और दैट इज व्हाई इट हैज बीन पॉपुलराइज्ड। तो अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है वो हमने we have to understand it and then make it, उसको पूरा वायरल करना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये हमारी आज की आवश्यकता है। तो मैं समझती हूँ कि इसके विषय में हमने कुछ यदि और बातचीत करनी है तो we can have some question answers also. क्वेश्चन आंसर। डॉक्टर अशोक सर अभी कुछ आप जानकारी बता रहे थे, मैं पहले डॉक्टर अशोक सर से निवेदन करूंगा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है कि जो मिलेट्स हैं, मैडम ने, जयश्री पेंडारकर मैडम ने बहुत अच्छी इनके बारे में जानकारी दी है, पर जैसे कि मैडम ने बताया कि ये शुगर को कम करते हैं, तो ये शुगर को क्यों कम करते हैं यदि वो हम समझ लें तो हम ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने लगेंगे। और इनका शुगर कम करने का मेन कारण ये होता है कि इनके अंदर रेशे या तंतु में जो फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक बेसिक रूल है कि किसी भी खाने में कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो देखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम है और फाइबर कितने ग्राम है। तो जो मिलेट्स हैं, सब मिलेट्स में अलग अलग प्रकार से फाइबर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट लगभग 75 ग्राम के आसपास होते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि शायद बार्नयार्ड मिलेट है, उसमें सबसे ज्यादा फाइबर है। तो यदि हम अलग अलग प्रकार के मिलेट्स रोज खाते हैं और रोज हम अपनी शुगर चेक करते हैं खाने के 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद, तो हम ये देखते हैं कि बार्नयार्ड मिलेट से सबसे कम शुगर बढ़ती है, क्योंकि उसमें करीब करीब 11-12 ग्राम तक फाइबर्स हैं और कार्बोहाइड्रेट 75 है। तो रेशियो कितना हो गया? 75 को 12 से डिवाइड किया तो करीब 6.5 हो गया। तो उस प्रकार से ना, अब फाइबर जो तंतुमय पदार्थ हैं ये क्या करते हैं कि जब ये पेट से अतड़ियों में जाते हैं तो अतड़ियों में ये एक लेयर बना देते हैं, परत बना देते हैं, जिसके कारण शुगर आराम से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। और मिलेट्स को लगभग हर बीमारी में मिलेट्स फायदा करते हैं। इवन कैंसर के पेशेंट का कैंसर भी इससे ठीक होता है। तो कोई भी बीमारी, ये कैसे बीमारी को ठीक करते हैं उसके वो समझने के पहले हमें ये समझ लेना चाहिए
कि कोई भी बीमारी होती क्यों है। जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज या क्रॉनिक बीमारियां होती हैं तो उसको हम रफली 3 कारणों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो 33% रोल है वो हमारी बड़ी आंत के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनका रोल है। 33% जो हम तंतुमय पदार्थ खाते हैं उनका रोल है। और 33% हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर कि हमारे को टेंशन कितना है, हम रात को कितनी नींद लेते हैं, कैसी नींद है, हम कितना हिलते डुलते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, तो इन सब चीजों का है। तो जो मिलेट्स है, जो 33% लाइफस्टाइल फैक्टर है, वो तो प्रत्येक इंडिविजुअल पे, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेगा कि वो योगा कितना करता है, कितना घूमता है पैदल, वो कितना व्यायाम करता है, टेंशन कितना लेता है और कितना सोता है। पर जो बाकी 66% कारण है, 33% गट बैक्टीरिया का, हमारी बड़ी अतड़ी के अंदर के जीवाणुओं का, और जो 33% इसका रोल है फाइबर्स का, वो दोनों चीज मिलेट्स खाने से इम्प्रूव हो जाते हैं। इसलिए मिलेट्स लगभग हर बीमारियों में एक रामबाण उपाय है। देखिए, जब हम मिलेट्स खाते हैं तो बैक्टीरिया का कैसे फायदा होता है ये हमें समझना है, तो इसके लिए पूरा एक लेक्चर होगा। फिर भी मैं ब्रीफ में आपको छोटे उसमें बताता हूँ कि जो हमारी बड़ी अतड़ियां हैं उनके आखिर के पार्ट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं। ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में घूमते हैं, और ये जो है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा, जो हम ये अभी ये बोलते हैं कि जैसे कि हमारे शरीर में एक ब्रेन है, वो हमारे सिर के अंदर है, पर एक ब्रेन हमारे पेट में भी है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये सेरोटोनिन यानी ऐसे बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब जब मिलेट्स को हम अम्बली बना के खाते हैं तो उसमें जो खादरवली जी ने तरीका बताया है कि मिलेट्स को पहले आप धो लें, फिर 8 घंटा रात को भिगो कर रखें या दिन में भिगो कर रखें, उसके बाद उसे पकाएं, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दें और 8 घंटे के बाद खाएं, तो उससे ये बैक्टीरिया बनते हैं ना। इसके अंदर एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा कि हम यदि जो भी मिलेट मिलते हैं तो हर एक मिलेट से अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया बनते हैं, और वो मिलेट को चाहे हम भारत में बनाएं चाहे हम अमेरिका में बनाएं, बैक्टीरिया वो ही बनेंगे। तो इसलिए ये बोला जाता है कि हमें जो 5 प्रकार के मेन मिलेट्स हैं जिनमें तंतुमय पदार्थ ज्यादा हैं, उन सब को रोज या तो साइकिल से खाना चाहिए या 2-2 दिन में साइकिल से खाना चाहिए। मैं मेरे पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि भाई 2 दिन आप बार्नियार्ड खाओ, तो 2 दिन कोडो खाओ, तो 2 दिन फॉक्सटेल खाओ, तो 2 दिन ये क्या कहते हैं भगर खाओ। भगर जो हम उपवास के लिए यूज करते हैं वो भी मिलेट है, पर भगर पॉलिश्ड है, हमको अनपॉलिश्ड मिलेट खाना है। तो यदि हम रोज 2-2 दिन का हर 2-2 दिन की साइकिल करेंगे तो हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया मिलेंगे, और ये जो 5 प्रकार के बैक्टीरिया हैं ये हमारी अतड़ी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा करते हैं और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब जो रोल है इसका फाइबर का, जो तंतुमय रेशे इसके अंदर है, उसका क्या फायदा है। देखिए, आज ये बोला जाता है कि चाहे कैंसर हो, चाहे अल्जाइमर्स डिजीज हो, जो भी जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का कारण शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा प्रमाण में होना है। तो यदि हम देखते हैं कि इंसुलिन की मात्रा शरीर में क्यों बढ़ती है, तो जब भी हम गेहूं, चावल, मैदा ऐसी जो भी चीज हम खाते हैं तो इससे क्या होता है कि ये तेजी से रक्त में घुस जाते हैं, और जैसे ही ये रक्त में जाते हैं तो ये हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव बढ़ा देते हैं, हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन सिर्फ शुगर को ही नहीं
कंट्रोल करता, शुगर को ही नहीं कम करता, पर ये इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर में शुगर को छोड़ के हर चीज को बढ़ाता है। जैसे इंसुलिन जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पूरे शरीर में सिर्फ 5 ग्राम शुगर है, तो 5 ग्राम से जो एक्स्ट्रा शुगर जाती है वो सारी चर्बी में बदलती है। और जितने भी कार्बोदक हैं, जैसे हम गेहूं में 75 ग्राम कार्बोदक है, तो आप ये मान लीजिए कि 75 ग्राम शुगर है। तो हम दिन भर में 300-400 ग्राम शुगर खाते हैं, पर हमारे शरीर को चाहिए 5 ग्राम। तो ये जो एक्स्ट्रा शुगर है ये पहले ग्लाइकोजन में जाती है, हमारे शरीर में मसल्स में, मांसपेशियों में और लीवर में ऑलरेडी बहुत ग्लाइकोजन है, तो ये सारी जो शुगर है चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके कारण हमारा मोटापा बढ़ता है। अब ये जो चर्बी है ये फिर से एक ऑर्गन की तरह काम करती है और इससे बहुत सारे नुकसानदायक केमिकल्स बनते हैं और जिसके कारण फिर हमें बहुत सारी अन्य बीमारियां होने लगती हैं। अब मिलेट्स के अंदर ऐसा है कि इसके अंदर तंतुमय जो रेशे हैं वो शुगर को तेजी से एब्जॉर्ब नहीं होने देते। जब शुगर एब्जॉर्ब नहीं होती तो इंसुलिन इतना नहीं बढ़ता, जब इंसुलिन इतना नहीं बढ़ता तो हमारा मोटापा कम होता है, हमारी शुगर ज्यादा यानी अच्छी कंट्रोल में रहती है। और ये कारण है कि जो मैंने बोला कि 33% बैक्टीरिया का फायदा है और 33% इंसुलिन कम करने का फायदा है। अब ये रह गया कि हमने इसको कैसा खाना चाहिए। यदि हम इसको अम्बिल बना के खाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें जो 33% बैक्टीरिया का फायदा है वो भी मिलता है। पर यदि हम इसको डोसा, इडली या चपाती बना के खाते हैं तो वो चीजें गर्म हो जाती हैं और उनमें बैक्टीरिया नहीं रहते, तो इसलिए फिर उससे हमें सिर्फ फाइबर का जो 33% फायदा है, फाइबर वाला फायदा मिलेगा, पर ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो मैं तो यदि पेशेंट हैं तो मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको आम्बली बनाएं और सुबह शाम हो सके तो मैं तो नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना तीनों में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी अम्बिल जरूर खाएं। अब इसका फायदा बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर इसमें तो कोई टेस्ट नहीं है, आप बोलते हैं कि बनाते समय नमक नहीं डालो, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई एक बार उसका अम्बिल पक जाए, उसको 8 घंटे रख दिया तो आप इसमें नमक, जीरा जो मर्जी डाल सकते हैं। और जो मेरा पर्सनल यूज करने का तरीका है मैं आपको बताता हूँ कि मैं अम्बिल के अंदर दाल डालता हूँ और इसके अंदर फिर मैं बहुत सारी जवस और काले जीरे की चटनी डालता हूँ। तो उससे क्या होता है कि अपने को जवस का फायदा भी होता है, काले जीरे का भी फायदा होता है। काले जीरे के बारे में मैं बताऊं तो इसके ऊपर 1000 से ज्यादा पब्लिश्ड रिसर्च पेपर हैं, पर क्योंकि इससे ना तो डॉक्टर को फायदा होता है और ना ही फार्मास्यूटिकल कंपनी को फायदा होता है, तो इसके फायदे के बारे में लोग नहीं बताते। तो ये बेसिकली मिलेट्स के बारे में मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन है, we should add buttermilk into it, आम्बिल में, तब वो स्वाद अच्छा होता है। Buttermilk has to be there, then there will be enough amino acids. हाँ, बटर मिल्क अपन ऐड कर सकते हैं, बट बेसिकली क्या है कि मैडम टेस्ट, आप you were talking about the taste, so by adding buttermilk the taste develops and then बहुत सुंदर जानकारी, बहुत सुंदर। सर किसका शंका समाधान होंगे तो ले सकते प्रश्न 2-3 मिनट। हाँ, अभी टाइम है हमारे पास 5-7 मिनट का। एक जिज्ञासा बहन जी की आई है, जो चावल, आज देखिए दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में चावल का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, उधर चावल ही ज्यादा खाया जाता है, तो चावल का अगर पानी नहीं निकाले, पानी सहित अगर खाया जाए तो क्या उसमें फायदा होता है क्या? चावल में सभी प्रकार के बी विटामिन है, but if we polish all the B vitamins are lost and on top of that you are throwing the water also, तो उसमें कोई विटामिन नहीं रहता है। and what is most important, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, हाँ चावल में भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स ही है ना,
तो कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय के लिए सभी ब विटामिन की आवश्यकता रहती है। एंड इफ it has been thrown off, it has been taken out, then that carbohydrates are not properly metabolized and then they cause rise in blood sugar. That is why sugar बढ़ती ही है। तो कभी भी पानी तो फेंकना नहीं चाहिए। और मैं समझती हूँ कि यदि लाल अनपॉलिश चावल हम खाते हैं तो it is like a medicine, not bad at all. तो चावल का पानी कब ही फेंकना नहीं चाहिए और ना तो पॉलिश राइस लेना चाहिए। वी आर बाइंग राइस विच हैज बीन पॉलिश 5 times and whatever polishing come out, it has been taken to the cosmetic industry. It is rich source of B vitamins and some good quality oil also. Essential fatty acid वाला तो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। आज का चर्चा सत्र चल रहा है, बहुत नई बातें हमने जानने को मिली है, बहुत अच्छी बातें जानने को मिली है। तो इसके बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जय जिनेंद्र सर, मैं सुचेता गांधी। बोलिए। अभी भैया जी ने जो बताया अम्बिल के बारे में, अभी कर्नाटक में क्या करते हैं सर, जवारी का आटा बना के उससे अम्बिल बनाते, क्या वो सही तरीका है? हाँ, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 8-10 घंटा भिगो के तो वो नहीं होता है, तो आटा बना के कर लेते हैं हम लोग अम्बिल। तो मैडम वो जो आटा बनाया है उसको गीले कपड़े से ढक के 3-4 घंटे यदि रख दें तो ही उसके अंदर बैक्टीरिया बनेंगे। ओके। नहीं तो बैक्टीरिया नहीं बनेंगे। और ये जो चावल के बारे में जानकारी दी है, इसके बारे में मैं एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि जब हम चावल को पॉलिश करते हैं तो उससे अब उसमें क्या केमिकल्स डालते हैं, कैसे करते हैं, उसमें आर्सेनिक का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए पॉलिश्ड चावल को बनाने के पहले हमें अच्छी तरह से 2-3 बार धोना चाहिए। लोग धोते ही हैं, पर ये खास ध्यान रखना चाहिए चावल को हम 2-3 बार अच्छे से धो लें, जिससे कि उसमें आर्सेनिक के लेवल कम हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, अभी और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र, मैं पूछना चाहती हूँ कि हम लोग बंगाल में रहते हैं तो यहाँ तो चावल का प्रचलन ज्यादा है, पर अगर हम ये मिलेट फूड्स यहाँ पे खाते हैं तो ये डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं करेगा? नहीं मैडम, ये कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं करेगा। और क्योंकि मेरे डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा हैं मेरे प्रैक्टिस में, मैं डायबिटीज रिवर्सल करता हूँ, तो मैं उन पेशेंट्स को सबको ये बोलता हूँ। सब बोलते हैं कि सर चावल के बिना हमारा काम नहीं होता, आखिर में हमें थोड़ा चावल खाना ही पड़ता है। तो हम लोगों ने उनको ये बोला है कि आप मिलेट्स को की अम्बिल बना के आप उसे दाल के साथ खाएं। एंड बिलीव मी, लगभग 90 से 100% पेशेंट, 95% पेशेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जब से हम अम्बिल खाने लगे हैं हमें चावल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये दिखने में और टेस्ट करने में लगभग चावल जैसा ही है, प्रोवाइडेड हम इसको अम्बिल जैसा बना के खाएं। और हमने इसकी इडली भी बनाई है, इसका डोसा भी बनाया है, सब कुछ आप, और उसके अंदर चावल नहीं डाला है। आप सिर्फ इडली और उड़द को मिला के, यानी सॉरी अम्बिल और उड़द, ये मिलेट्स और उड़द को मिला के भी इडली बना सकते हैं बिना चावल के। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा। आमिल क्या तीनों टाइम आमिल क्या दिन भर तीनों टाइम खाएं? नहीं, देखिए यदि आपको कोई बीमारी है, सुबह एक बार खाइए, नाश्ते में खाइए, 3 बार खाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी टाइम क्या खाएं? बाकी 2 टाइम क्या खाएं? मैडम ऐसा है कि यदि आपको तो अलग चावल अलग प्रकार खाना है मिलेट्स के, दूसरे प्रकार का भी इस्तेमाल कीजिए। कोदो, कुटकी, सावा जो है, राड़ा है, जवार है, हम रागी लोग है। पानी से बना के नहीं पी सकते क्या? पानी में और ये छाछ वगैरह में फर्क है क्या? ज्यादा इम्पोर्टेंस किसका रहेगा? मैडम ऐसा है कि जो लोग वीगन डाइट में बिलीव करते हैं, जैसे कि मैं हूं, मैं दूध के कोई भी पदार्थ नहीं लेता, एनिमल डिराइव्ड पदार्थ नहीं लेता, तो हम तो दूध इसमें पानी में ही बनाते हैं। यस। तो जिनको ये चलता है तो वो बकायदा इसके अंदर जो वो मैडम ने बताया मट्ठा या क्या बोलते हैं, उसके अंदर आराम से बना सकते हैं। बहुत सुंदर। भी बना सकते हैं सर?
देखिए समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, और भी भाई बहन हमारे साथ काफी जुड़े हुए हैं। कमल जी, कमल मैडम, कमल फूलजले, अशोक जी बम, अनम्यूट कीजिए। एक ही दिन में 3-4 तरह के मिलेट्स खा सकते हैं क्या? नहीं मैडम, ऐसा रिकमेंडेड है कि एक दिन में एक ही प्रकार का मिलेट खाएं और अगले दिन फिर हम दूसरा मिलेट खाएं, या 2 दिन तक एक ही मिलेट खाएं और उसके बाद फिर दूसरे मिलेट की बारी आएगी। सर ये मिक्सिंग करके खा सकते हैं सर? थैंक यू। मैडम और मिक्सिंग तो कर this is an सकते हैं, पर substitute यदि for जो wheat and हमको rice. बेनिफिट Substitute for wheat and rice, so you have to consume that much only. अलग से नहीं है। जी जय मिक्सिंग सही जिनेंद्र, है गलत है? आप मिलेट्स के नेम भेज सकते हैं क्या चैट? हेलो, हेलो, से नावा सांगू शकता का? मिलेट्स के नाम और चैट मिल सकता है क्या हमको? हाँ, 10-11 प्रकार के मिलेट, जैसे मैंने बताया है 10 या 11 प्रकार है मिलेट्स के, तो उसका चार्ट चार्ट में ये जो आप लोग लिंक भेजते हैं उस ग्रुप में हम पोस्ट कर सकते हैं क्या? तो फिर मैं मिलेट्स का चार्ट आप लोगों को भेज दूंगा। हाँ, कितने प्रकार के, उनके क्या नाम है? हाँ बिल्कुल, नाम और किसमें कितने तंतुमय पदार्थ हैं, किसमें क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपको भेज सकता हूँ। जी डिटेल के साथ एक सेशन और होना चाहिए, वक्त कम पड़ गया आज। बहुत सुंदर जानकारी। सुमन जी पवार कुछ कहना चाहती है शायद। सुमन जी पूछिए। थैंक यू सर। अनम्यूट कीजिए सुमन जी। नहीं, लेकिन इसके आप अलग अलग रेसिपीज के कॉम्पिटिशंस रखिए। महिलाओं ने इसके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए ये होना चाहिए। हमारे आज की जो क्लास है इसमें ज्यादातर बहनें ही दिख रही है, भाई कम है, बहनें ज्यादा है, तो बहनें कृपया ध्यान दे। आनंदमल सर किचन में उनका ही राज होता है ना। जी ये सामाजिक एक हमने शुरू करना है पूरे समाज में, खाली घर में नहीं। यू हैव टू पॉपुलराइज इट। और जब कभी हम बनाते हैं तो इसका प्रकार अच्छी तरह से बनाइए। और इट इज यू हैव टू रिमेम्बर इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर व्हीट एंड राइस एंड मक्का। सो सुमन मैडम पूछिए अपनी बात। खाना है, ज्यादा खाने की कोई आवश्यकता नहीं। एंड यू कैन चेंज एवरी डे डिफरेंट मिलेट। कोदो, कुटकी, सावा, राड़ा, भादली, जवार, बाजरी, रागी, ये सब है। और भगर, वरई भी उससे कहते हैं। तो ये अलग अलग यू कैन गेट इट ऑन, जैसा उन्होंने बताया था अमेज़न पे भी आप इसका ये कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। यू कैन गेट इट एट होम। सुमन पवार जी पूछिए। हाँ सर, बहुत सुंदर जानकारी। हमने थोड़ा ही मतलब लेट ज्वाइन हुए थे, वो वॉकिंग पे चले गए, तो जयश्री मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। पहले भी हम इनका सेशन कर चुके हैं 1-2 बार। बहुत ही सुंदर रहा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राड़ा ये जो बोले ना रागी खाने के लिए, सर हम वो सब यूज करते हैं घर में। बहुत बढ़िया। राड़ा रहता है पीले कलर का, छोटा छोटा भगर की तरह, है ना। देखिए खाने का तरीका क्या है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया है। किस तरह से उसको 8 घंटा भिगो के रखना है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाए, उसके बाद किस तरह से कपड़े से ढक के रखना है। ये सब चीजें आप अगर लेट ज्वाइन किए तो आप वीडियो जरूर सुनिएगा, पूरा वीडियो आप सुनिएगा, इसका वीडियो देखिएगा, पूरी चीज समझ में आएगी आपको। आपसे एक भिगो के ही इस्तेमाल करना है ऐसा नहीं है। आप उसको भी जैसे आटा बना के उसको आप रोटी और उसको चावल बना सकते हैं, चावल जैसा ही पका सकते हैं। और भिगाने के लिए इसलिए कहा गया कि उसमें जो मैत्र जीव जंतु है, फ्रेंडली बैक्टीरिया, उसको कैसे ग्रो किया जाए। और फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर है, उसको ये प्रोत्साहित करते हैं। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया। सो अदरवाइज ऑल्सो यू कैन इट, डोंट मेक इट सो डिफिकल्ट। उसका नॉर्मल जैसे चावल बनाते हैं वैसा भी बना सकते हैं। मतलब प्रश्न विचार पूछना था कि वो 8 घंटे बना के कपड़े से बांध के रखने के बाद उसको ठंडा ही खाना के वापस गर्म कर सकते हैं? मैडम यदि उसे गर्म करेंगे
तो उसके अंदर के बैक्टीरिया मिल जाएंगे, हाँ तो मर जाएंगे। तो फिर हाँ जो हमारे शरीर के अंदर फायदा होना है बैक्टीरिया का वो नहीं होगा। तो हम उसको जो रूम टेम्परेचर है, जो हमारा जिस तापमान पे वो है, उसी तापमान पे हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें डालने के लिए फोड़नी या छौंक जो भी हमें बनाना है या तड़का बनाना है वो अलग से बना लें, और जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो वो हम आम्बिल में मिला दें और फिर हम खा लें। ठीक है सर। ओ मैडम, बहुत सुंदर जानकारी। बहुत सुंदर। अर्चना जी कुछ पूछना चाहती है। अर्चना जी। मुझे प्रश्न पूछना था मैडम ने। वो राजगीरा है ना, राजगीरा वो हाँ। ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे क्या या उसकी लाही बना के इस्तेमाल करेंगे? लाही बना के और अच्छा रहता है। ऐसा कैसे इस्तेमाल करेंगे ना, तो लाही बना ऐसा- के ही खाना चाहिए, दूध के साथ अच्छा रहता है, वो भी है। और अच्छा। कोई भी कचरा भी चीज बनता है। जितना हम मुश्किल करेंगे ना, उसको भिगाओ, ढक के रखो, ये करो वो करो, देन द लेडीज आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। तो चलिए, एज समय हमारा संपन्न हो रहा है। अशोक बम सर, कुछ पूछना हो आपको तो आप अनम्यूट कर सकते हो। अशोक जी बम। सदाशिव जी। हेलो हेलो, बोलिए। आप सभी को शुभेच्छा। हैप्पी दवा। बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। तो धन्यवाद मैडम और सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बहुत आनंद हुआ, ऐसा कभी जानकारी हमने सुना नहीं। धन्यवाद मैडम, बहुत बढ़िया। सदाशिव जी। हाँ, बहुत बढ़िया जानकारी मिली वो खान पान के बारे में, जो ज्वारी बाजरी जो भगर जैसा भी है आपने अब बता दिए, उनके बारे में हमको बहुत जानकारी मिली। हम उसी जैसा ट्राई करते रहेंगे। हाँ, तो अपने जो जैसा कि डांगे सर ने बताया, भाई घर पे किचन में महिलाओं का राज होता है, तो अपने अपने घर की महिलाओं को बताइए। आपने समझा है तो अपने होम मिनिस्टर को बताइए, उसी तरह से पका के देंगे आपको। हाँ सही, बिल्कुल बताएंगे। रमेश जी, डॉक्टर रमेश जी। हरिओम ध्यानदार शानदार दादा अपना एमपी के क्लासेस। Socially it should be accepted. Yes. I am 100% sure lot many ladies are not going to accept it. तो socially इसका ये होना चाहिए, social reform. Socially it should be accepted, then automatically we will use it. बहुत सुंदर जानकारी। रमेश सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ पूछना है आपको, जिज्ञासा है? जी हाँ, हमारे आनंदमल दादा को, डांगे दादा को, और हमारे आज के गुरु हमारे आदरणीय पेंडारकर ताई को, मैं डॉक्टर बांडेगुच्चे, रुचिता कड़व के पिताजी, ये सबको प्रणाम करता हूँ। और ये दादा, हमने ये सुना था कि डॉक्टर राजेंद्र नीरज जो हरिद्वार से है, उन्होंने 17 प्रकार का अनाज हमें डायबिटीज के लिए बताया था। उसमें ज्वारी, बाजरी, नाचनी, राजगिरा, मक्का, मूंग, मसूर, मोट, सोयाबीन, राजमा, चना, सिंगाड़ा, उसके बाद में चौलाई, जौ, उड़ीद, कुल्थी, इस प्रकार से बताया था। तो ये इस प्रकार के इसका बना के भाकर वगैरह, या तो अपने डॉक्टर साहब ने जो बताया इस प्रकार का, या मैडम ने बताया इस प्रकार का खाद्य हम खा सकते हैं तो उससे डायबिटीज कम होता है। तो इसका किसी को अगर अनुभव होगा तो बता सकते हैं क्या, ये पूछ रहा था। बहुत देखिए, ये चर्चा सत्र जैसा लग रहा है अशोक सर, हम चाहेंगे इसी तरह का चर्चा सत्र हम आगे कंटिन्यू रखें। आज का समय ऑलरेडी बहुत सी चीजें हमें जाननी है, आप लोगों से इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है, तो अशोक सर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इसी तरह का चर्चा सत्र हम आगे कंटिन्यू रखें, जिसमें और भी नई जानकारी हमें मिले। बिल्कुल। यस, बहुत बढ़िया, बहुत। चलो सर, मुझे लगता कि अभी समापन की ओर बढ़ेंगे हम। डांगे सर, आपको कुछ कहना है, बोलिए पहले। बिल्कुल। आज की जो क्लास हो गई, बहुत ही सुंदर क्लास, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और संवाद अंतरराष्ट्रीय योगा के माध्यम से जो तीनों जॉइंटली इवेंट थी आज की, और बहुत बेहतरीन विषय जो था। एक्चुअली ये विषय ऐसा है कि 3 इंच जीभ के लिए 6 फुट शरीर बेकार करते हैं। तो वो 3 इंच रहती है लेकिन 6 फुट शरीर बेकार करता है। तो इसीलिए जो टॉपिक था, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। आहार क्या खाना चाहिए, दुनिया में तो बहुत है, लाइफ इज अ बफे, तो बफे है पूरा, लेकिन उसमें से चॉइस क्या करना है, ये हमारा मन है। और ये इस टाइप से अगर एक्सपर्ट जैसे हमारी जयश्री पेंडारकर, बहुत ही डाइटिशियन, 28 साल का एक्सपीरियंस है, अलग अलग हॉस्पिटल में उन्होंने सेवा दी है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं।
माल न्यूट्रिशन के लिए उन्होंने विशेष मेलघाट में काम किया है। 17 बुक्स उन्होंने लिखे हैं और उनकी जो अभी बुक है 72 कंट्री में फेमस है। तो इतने सब टैलेंटेड व्यक्तित्व हमारे नागपुर में है और हमें सेवा देते हैं। तो दिल से गहराई से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे। संस्थाओं की ओर से आभार। इतना समय उन्होंने निकाला और पहले शुरुआत में कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में भी हमारा डिस्कशन जारी रहा। डिस्कशन जो होता अच्छे के लिए होता, तो उसमें से भी डिस्कशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत सारे विचार बाहर आए। तो डॉक्टर जैन उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो देश प्रदेश से जुड़े, अलग अलग जापान से भी जुड़े हमारे मंजीरी जी, अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं, कलकत्ता से है, हिमाचल प्रदेश से, उन सभी का, बड़ौदा से, हमारे गुजरात से, तो हमारे सीमा बोत्रा, कमल जी फुलजेरे फ्रॉम बड़ौदा, उज्जवल सावंत थाने, अनीता जी, अर्चना सोनोने पुणे, अशोक जी बंड फ्रॉम कोकन, हमारे डीबी सोने सर है, हम साथ में काम करते हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में, वो भी जुड़े हैं। ये सप्ताह से बहुत अच्छे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत। चंद्रकला जी धवने, हमारे सासू माँ है, डॉक्टर रमेश भांडापुजे, सिविल सर्जन करके रह चुके, हमारे राष्ट्र संत के भक्त माड़वे सर, बाकी जने का आईफोन है, नंबर नेम नहीं है, जनता, ज्योति, कनक, कोमल बोथरा, कोमल सिपानी, मनोज गांधी, माया, पद्माताई फुटाने, प्रकाश जी चौहान, राजकुमार बड़िया, रानी जायसवाल, सदाशिव कुंसे, संगीता झवर, श्यामल निकम, डॉक्टर शोभा गुल्लाने, शोभा देशमुख, सुचिता गांधी, सुधा बंसाली, सुमन जी पवार लातूर से, और प्रेमा जी मंजीरी मोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदमल सर का विशेष धन्यवाद। हर बार अलग अलग ट्रेनर हम देते हैं। पुनश्च जयश्री मैडम का बहुत दिल के, और मैं उनके घर में हूँ, वहां पे देखो बहुत सारी ग्रीनरी, देखो कितनी बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छी ग्रीनरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत देखो सुंदर। मैं स्क्रीन आपको हेडलाइट 1 मिनट में आपको ले रहा हूँ, आप बताइए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। वो देखो कितनी ग्रीनरी उन्होंने मेंटेन की, देखो बिल्कुल शुरुआत से, एंट्री से। वेरी गुड। देखो ये पूरा एंट्री, बाजू में बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है विवेका करके, और वो विवेका को लग के उनका घर है, और ये बहुत ग्रीनरी है, और साइड में भी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर राजू भैया, जो आप इतनी अच्छी तरह से घर में जाके हमको दे दिया, क्लास को ठंडी पूरी किया, तो हमारा सौभाग्य। ओ मैडम, बहुत सुंदर जानकारी आज हमें मिली। ये देखो हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत समापन की ओर चलेंगे। आज का जो वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास दोपहर तक, तो हम चाहेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। जो जानकारी हमें मिली है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो क्या है कि जैसे मैडम ने बताया भी इसका प्रसार होना चाहिए, तो जितना ज्यादा हम शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा प्रसार होगा। तो वीडियो को खुद देखें और अपने परिजनों के साथ शेयर करेंगे, और उन्हें भी बोलेंगे फॉलो करने के लिए। जो बातें हमने आज जानी है उनको फॉलो करने के लिए बोलेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जयश्री मैडम, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर अशोक सर, आपका हमारा आज देखिए संयोग आज अचानक ही आपसे संपर्क हो गया और आपसे बहुत सी बातें हमें जानने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम चाहेंगे, हम आपको भी एक विशेष सत्र आपका रखना चाहेंगे, आपको इनवाइट करना चाहेंगे, और ऐसा ही सत्र हमारा आगे भी हो।
तो हमारे साथ और भी कई भाई बहन और जुड़े हुए हैं जो कुछ पूछना चाहते थे, तो आपकी समय आज नहीं हो पाया, तो आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कृपया भेजिए, हम मैडम तक पहुंचाएंगे आपकी बात और उसका समाधान आनंदमल सर भेजेंगे। आनंदमल सर, एक बताने का रहेगा कि जयश्री पेंडारकर मैडम हमारे रिनाउंड क्रिकेट प्लेयर राहुल द्रविड़ उनकी सासू माँ है। जी मालूम है, कारण हमारे यहाँ बहुत से सेशन इनके हो चुके हैं, पहले भी बहुत बार सेशन लिए हुए हैं। जानते हैं बाकी लोगों को जानकारी होना चाहिए, और नागपुर में रहती है, हमारे नागपुर की शान है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। त्रिवेणी दांगे सर आपको भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू, मैम और थैंक यू, दांगे सर आपको भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हम लोग को इतना अच्छा क्लास दिलाए। तो आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।